जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। नाज़रीन, आज ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, अपना एक मुकाम बना रही हैं। हालांकि दुश्वारियाँ उनके लिए हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन उन्हें अपना हौसला बनाए रखा है और इसीलिए हम आज की ख़वातीन को, आज की औरत को, आज की लड़की को हर जगह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। उनके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उनके अब तक के सफरनामे पर। अपने हक की लड़ाई लड़ना हर कोई जानता है, मगर बात जब दूसरों के हकों के लिए लड़ने की आती है, बात जब दूसरों की ज़रूरतों को समझने की आती है, तब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़कर किसी का हाथ थामते हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। उन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं राबिया किदवई। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। इन्हें बचपन से ही भरपूर इल्मी और अदबी माहौल मिला, जिसने इनकी शख्सियत की तामीर में एक अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। बतौर यूथ कांग्रेस लीडर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली राबिया किदवई के लबो लहजे में एहतजाज की दबी दबी चिंगारियां नजर आती हैं। बचपन से ही राबिया का ख्वाब था कि वो आगे चलकर एक कामयाब माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, मगर जनाब रफ़ी अहमद किदवई के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली राबिया का झुकाव धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता चला गया। राबिया को स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और बेकिंग का भी बेहद शौक है। तो आइए नाज़रीन, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें हमारी आज की मेहमान यूथ कांग्रेस लीडर राबिया किदवई का। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। राबिया, एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। मैं शुरुआत करूंगी, जाहिर सी बात है आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, तो ये बाय चॉइस था आपका आना या बाय चांस था, या फिर आपको लगा कि एक लेगेसी है, सब फैमिली में सब हैं तो मुझे भी इस तरफ ही जाना चाहिए? वेल डेफिनेटली फैमिली का होना वाज एन इंस्पिरेशन। उससे फ़र्क तो बहुत पड़ा क्योंकि बचपन से ही घर में देखा, पॉलिटिक्स, मीटिंग्स, रैलीज, स्पीचेस, सब कुछ घर में देखा। लेकिन मेरा चॉइस साइंटिस्ट बनने का था बचपन में। आई वांटेड टू बी अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा दुनिया के बारे में पढ़ा, फूड शॉर्टेजेस के बारे में पढ़ा, कुछ कंपनीज़ के नेक्सस के बारे में पढ़ा कि किस तरह पूरे दुनिया में खाने की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और कर्जे दे के मुख्तलिफ मुल्कों को बंदी बनाया जाता है, फिर उनके लोगों से किस तरह काम किया जाता है, गोल्ड माइंस और हर तरह के मिनरल्स को हत्याया जाता है। तो जब वो सब चीज़ें पढ़ी तो फिर समझ में आया कि अगर हमारे जैसे लोग जिनको ये सब मालूम है वो भी आगे बढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर इसलिए ये फैसला किया। तो आपको लगता है कि ये तमाम जो इश्यूज़ जो आपने उठाए, अगर आप पॉलिटिक्स में आती हैं तो वाकई में आप इन सब तमाम इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे जिस तरह का माहौल है आजकल? क्योंकि पॉलिटिक्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि आप एक पार्टी के एक पपेट की तरह से ज़्यादा होते हैं, रादर देन कि आपको आज़ादी हो बोलने की, वो करने की जो आप चाहते हैं करना। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो डेफिनेटली हर पार्टी में होती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस तो रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी खासी आज़ादी है। अगर आप चाहें तो उन इश्यूज़ को एड्रेस ज़रूर कर सकते हैं। मेरा एजेंडा ये रहता है कि आजकल का यूथ है, जैसे हफ्ते में एक बार 3 घंटे की मूवी तो देखता ही है। अगर 3 घंटे हफ्ते में या 2 घंटे भी इंटरनेट पे पढ़ ले, अवेयर होगा तो अपने फैसले खुद बहुत बेहतर कर पाएगा। उनके लिए मैं क्या कर पाऊंगी, बदलाव या नहीं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन डेफिनेटली अवेयरनेस जो हम करना चाहते हैं यूथ के लिए, वो ज़रूर मेरा एजेंडा है और इंशाल्लाह वो ज़रूर करूंगी। अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है कि जो ख़वातीन हैं वो पॉलिटिक्स में फ़िट नहीं रहती हैं, उतनी कामयाब नहीं रहती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, उनके लिए बहुत सारे मरहले हैं। तो क्या आपको भी इस तरह से महसूस होता है जब आप जाती हैं पब्लिक मीटिंग्स में, या फिर जब आपने पहला कदम रखा पॉलिटिक्स में, तब आपको इसलिए तमाम चीज़ें महसूस हुई? डेफिनेटली थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो है, बिकॉज ज़्यादातर लड़के या मर्द हैं
इस इंडस्ट्री में, तो औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कंफर्टेबल होना। और उसके बाद जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी थोड़े फिक्स नहीं हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान या किसी कैंपेनिंग के दौरान रात को 10, 11, 12 तो नॉर्मल बजते हैं। तो कंफर्टेबल डेफिनेटली नहीं है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो थोड़े से रिसोर्सेज की वजह से भी आपको मुश्किलात आ सकती हैं। सो उस लिहाज से मुझे एक फैमिली बैकग्राउंड से होना डेफिनेटली एडवांटेज रहा। यंग लड़कियां जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं उनको आप किस तरह से देखती हैं आज के माहौल को उनके लिए? उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो पढ़ी लिखी हैं खास तौर पे उन्हें डेफिनेटली आना चाहिए। इफ़ दे कांट डू फुल टाइम, अगर पूरा वक्त नहीं दे सकती तो थोड़ा बहुत दें, क्योंकि आपका एक एक फैसला ज़िंदगी का सियासत से जुड़ा हुआ है। आपके घर के राशन से लेके आपके बिजली के बिल से लेके आपका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ेगा, सब कुछ सियासत डिसाइड करती है। तो हम लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए और उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए डेफिनेटली। जी, तो और अगर यहाँ पर हम जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी खातून अगर आना चाहती है अगर पॉलिटिक्स में, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें, जब हम बात करते हैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की, तो हम देखते हैं कि और भी बहुत कम लड़कियां हैं, खासतौर पर यंग बहुत कम लड़कियां हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, जिनको हम बाय नेम बाय फेस जानते हैं। हो सकता है वर्कर्स हों अंदर, लेकिन जिनको बाय नेम बाय फेस जानते हैं। तो क्या आपको भी वो कमी, वो खला महसूस होती है? यस, बिल्कुल। ये हमारी कम्युनिटी का थोड़ा सा एक शॉर्टकमिंग है कि हम लोग शायद औरतों के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते एज आर लीडर्स। जितने भी मुस्लिम एरियाज़ में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें वहाँ ऐसा महसूस होता है कि मर्दों के साथ जो हमारी आवाम है वो ज़्यादा इजीली कंफर्टेबल फील करती है अपना डिसीजन देने में कि आप हमारे फैसले करें। तो ये थोड़ी सी शॉर्टकमिंग है जो धीरे धीरे अगर लड़कियां निकल के आएँ, औरतें निकल के आएँ, तो ओवरकम की जा सकती है। लेकिन अभी आपका शेड्यूल किस तरह का रहता है? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या आप पब्लिक मीटिंग्स वगैरह में जाती हैं? क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं फिलहाल पार्टी की तरफ से? जिम्मेदारी इन टर्म्स ऑफ पोस्ट तो हम लोगों की अभी कोई नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यूथ कांग्रेस में की तरफ से हम लोग ज़रूर सारी रैलीज़ में जाते हैं। इलेक्शन के काफ़ी प्रोसेसेस में हमने पार्टिसिपेट किया है। इलेक्शन कैसे करते हैं, इलेक्टोरल वोट कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इसके अलावा मेरी एक NGO है आज़ादी के नाम से, तो उसके थ्रू मैं काफ़ी सोशल वर्क करती हूँ, और यही जैसे मैंने कहा अवेयरनेस यूथ में लाना, तो उसके ऊपर बहुत फोकस करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ों में काफ़ी मसरूफियत रहती है। जी, इसके अलावा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ किया है, क्योंकि आपने कहा आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई, तो क्या उस तरफ आपने कोई शुरुआत की थी एजुकेशन के लिहाज से, या फिर उससे पहले ही आपने ये फैसला ले लिया था? ये फैसला मैंने बहुत यंग एज में ले लिया था, एज सून एज आई पास्ड हाई स्कूल। तो वहाँ से निकलते ही फ़ौरन, क्योंकि हाई स्कूल ही वो दौर था जब ये सब चीज़ें पढ़ी, पूरा वर्ल्ड के बारे में, अमेरिका के बारे में, मिडल ईस्ट के बारे में, तो उसके बाद ये फ़ैसला ले लिया था। और घर वालों की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस था इन टर्म्स ऑफ एज, कि अभी आप बहुत यंग हैं, आपको नहीं मालूम है। और ये सब सारे यंगस्टर्स को, जवानों को ऐसा लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो उस वक्त थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, पर मेरे वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत इनकरेज किया, वेदर इट वाज स्पीचेस या किसी रैली में जाना है, तो हमेशा उन्होंने मेरी मदद करी। तो आई केम इन वेरी यंग। और भी बात करेंगे आपसे आपकी ज़िंदगी के और पहलुओं के बारे में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान निस्वा और आज हम बात कर रहे हैं राबिया किदवई से। चलिए बातचीत का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। राबिया, आजकल अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। बार बार ये बात हो रही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहिए। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन हो सकती है? क्योंकि ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स आपके ब्लड में होती है, जब तक आप उसको अंदर से फील नहीं करते आप एक प्रोफेशन की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह उसको नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन, एज अ नौकरी समझिए सरकारी, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से करें। तो बहुत ही स्पेसिफिक आपके पास इश्यूज होते हैं कि इन पे काम करना है हर इंसान के लिए, हर एरिया का। और एक बहुत अच्छी इंडिया में
मशीनरी है जो पहले से बनी हुई है, तो अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहें आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। पहले तो पॉलिटिक्स ऐसी ही होती थी जी। और यूथ के इश्यूज आप क्या देखती हैं आजकल? जाहिर सी बात है बेरोज़गारी है, आला तालीम जो है उसके लिए बेहतर मौक़े यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं यंगस्टर्स के। तो आपको क्या लगता है मोटे तौर पर कौन से वो इश्यूज़ हैं जिनको अभी ज़्यादा हैंडल और टैकल करने की ज़रूरत है? यूथ के लिए मुझे लगता है हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जो यूथ खुद भी तवज्जो नहीं देता है। आजकल का हमारा जैसा माहौल हो गया है, हम लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेकंड ऑफ कोर्स एजुकेशन, एजुकेशन और लिटरेसी का फ़र्क यूथ को समझना पड़ेगा। सिर्फ एक ग्रेजुएट होने से और एक मास्टर्स कर लेने से ही आप एजुकेशन को पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर सकते। तो अगर इन दो बातों पे, चाहे अर्बन इंडिया हो या रूरल इंडिया भी हो, उसमें भी अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए आप अपने आसपास की, अपने हेल्थ की, तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा और डिसीजन मेकिंग में यूथ इन्वॉल्व हो सकेगा। तो जब एक लीडर बनता है यंग जब हम देखते हैं, तो क्या वक्त से पहले वो मैच्योर हो जाता है? वक्त से पहले उसे वो मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ती है, चाहे उसका ड्रेसअप हो या फिर उसके हाव भाव हो या फिर उसके बात करने का तरीका हो, उन सब में भी बदलाव लाने पड़ते हैं? कि आपने भी ऐसा कुछ किया? यस, लाने पड़ते हैं डेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं लोग थोड़ा सा आपको संजीदगी से ले तो करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें अपने आप भी हो जाती हैं, बिकॉज इतने संजीदा इश्यूज हैं, जब आप उनको महसूस करते हैं तो आप थोड़े खुद भी मैच्योर हो जाते हैं। सो यस, डेफिनेटली। और यहाँ हमारे पास ऑडियंस भी मौजूद हैं, कुछ यंग ऑडियंस हैं और कुछ हमारे यहाँ की ख़वातीन हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे उनके जहन में कोई सवाल है राबिया के लिए? राबिया जी, आप इतनी छोटी हैं और इतना आगे निकल गई हैं, तो और हम ये सोचते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, उसमें जैसे हमारे इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, तो आप मतलब ये बनना चाहेंगी? चाहेंगी चाहूंगी तो ज़रूर। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सियासत को हमें सिर्फ इलेक्टोरल तक ही महदूद नहीं करना चाहिए। जो यूथ आए सियासत में वो ये ना सोचे कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही सियासत है। बहुत सारे तरीके हैं सियासत करने के। अगर आपके पास एक थॉट प्रोसेस है, आपके पास कोई अच्छे जज्बात हैं, उनको आप कम्युनिकेट करें और कुछ हो सकता है लोगों को इंस्पायर कर लें, तो वो भी बहुत है। तो हम महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए कुछ अभी कुछ आप सोची हैं, या अगर नहीं सोची हैं तो फिर सोचिए हम लोग को। जी जी बिल्कुल, हम लोग के लिए कुछ। मेरी जो एनजीओ है उसके थ्रू मैंने विमेन एजुकेशन में काम किया है, और पॉलिटिक्स में मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं आगे आऊँ तो एक तो 33% का जो हमारा रिजर्वेशन है उसको हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करें, और इसके अलावा औरतों का थोड़ा एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो ज़रूरत है, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर औरत जो अगर थोड़ी मॉडर्न है तो वो अच्छे फैसले नहीं ले सकती या वो अच्छे काम नहीं कर सकती। ये जो थोड़ा सा हमारा एक गैप है सोसाइटी में, इसकी तरफ हम काफ़ी काम करना चाहते हैं कि औरतों को थोड़ा सा लिबर्टी होनी चाहिए आगे बढ़ के अपनी ड्रीम्स को पूरा करने की। मैम, पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर सिंपल ही रहते हैं, या उन्हें सिंपल रहना पसंद है या वो पॉलिटिक्स की वजह से सिंपल रहते हैं? जैसे मैम आप सिंपल रहना पसंद भी है और रहते इसलिए भी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उस पे लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो शायद इस वजह से हर तरह के लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो वाइट कपड़े या एकदम सिंपल हो जाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो मुद्दा है उस पर फोकस किया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, पर आपकी जो पसंद होती है वो निजी ज़िंदगी में कर लेते हैं थोड़ी बहुत। पब्लिक लाइफ और जो प्राइवेट लाइफ होती है वो अलग अलग होती है, तो जब आपको मौका मिलता है तो क्या आप कुछ एक भड़ास की तरह से कभी निकालती हैं कि बहुत दिन हो गए भाई, बहुत सादा रहे हुए, आप कोई घर का कोई फंक्शन है या कोई प्राइवेट पार्टी है या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग है या कहीं आप जा रही हैं, तो तब ऐसा लगता है कि आप अच्छे से ड्रेसअप होकर, अच्छे से तैयार होकर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जाया जाए? बिल्कुल, डेफिनेटली। पर्सनल लाइफ में हॉर्स राइडिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, तो वो सब करके शौक पूरे भी कर लेते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप बहुत सादा हैं लेकिन माशाल्लाह से आप खूबसूरत भी हैं, तो आप ये बताएं कि क्या करती हैं आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि इतनी भागदौड़ भी रहती है, तो अपने आप को फिट रखना, अपने आप को बेहतर दिखने के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करती हैं? योगा
योगा प्राणायाम बाबा रामदेव का भी सबने देखा है, और अब तो मूवी स्टार्स शिल्पा, बिपाशा, सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सो आप यूट्यूब पे जाएं, वो बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो वो करते हैं। वो भी मेरे वालिद ने ही शुरू करा था। अच्छा। तो फिर हम सबको लगा दिया। तो दैट्स इट। और थोड़ा सा खाने पे ध्यान रखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए होती है सुबह से रात तक दौड़ने के लिए। तो जी। दैट्स इट। चलिए अपने नाज़रीन को हम दिखा देते हैं कि उनके लिए क्या है खास आज हमारे पास ब्यूटी टिप्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको स्मोकी आइज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहले हम आइज़ पे बेस पे 2 वे जेल लगाएंगे, जिस पे हम कोई भी मेकअप करेंगे, ग्लिटर, शैडो जो भी लगाएंगे वो इस पे काफ़ी देर तक टिका रहता है इस 2 वे जेल से। अब इन्होंने ये ब्लैक कलर से इनको स्मोकी आइज़ बनाएंगी। उसके बाद ये हम वाइट कलर से ऊपर हाईलाइट करेंगे आईब्रोज के नीचे। ये आईब्रोज के जस्ट नीचे हाईलाइट करने के लिए ये वाइट कलर यूज़ होता है। अब हम इसके ऊपर लाइनर लगा रहे हैं। ये जेल लाइनर है, और कोशिश करें कि जितना हो वाटरप्रूफ लाइनर लगाएं। ये हमने इनको काजल लगाया और ये तैयार। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ब्यूटी टिप्स भी आपको जरूर पसंद आई होंगी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक और मुख्तसर से वक्फे का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान निस्वा, और आज हम बात कर रहे हैं राबिया किदवई से। चलिए बातचीत का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। राबिया, हम बात कर रहे थे आपके बारे में, तो शौक के बारे में हम आपके बात करना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स के अलावा और आपके क्या शौक हैं जो आप जब आपको वक्त मिल पाता है तब आप करना पसंद करती हैं? मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, केक्स बेक करने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है, और वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है। मेरे पास घर में भी 2 बिल्लियाँ हैं, और अदरवाइज़ मुझे टाइगर्स, लायंस, तो जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं इंडिया में जितने भी रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ जाना की कोशिश करती हूँ, अगर 3, 4, 5 दिन मिल जाएं। तो वाइल्ड लाइफ और नेचर का मुझे बहुत शौक है। तो जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, तो वो थोड़ा सा एक ऑ में रहते हैं कि आपकी जो फ्रेंड है वो एक यूथ कांग्रेस लीडर हैं या फिर फ्रेंड्स की तरह ही होते हैं, या आपको थोड़ा अच्छा भी लगता है उनके साथ? ओके, आई एम अ लीडर सो प्लीज। एक्चुअली फ्रेंड्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो औ में तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं बल्कि उनके साथ रह के थोड़ा रियलाइज होता है कि हाँ, हम लोग अभी भी ग्राउंडेड ही हैं, एंड वी नॉट एज बिग एज एवरीबडी एल्स मेक्स इट फील। तो फ्रेंड्स के साथ तो बहुत रियलिज्म का पता चलता है। जैसे हम कोई किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो हमारा एक ख्वाब होता है कि आज हम यहाँ पर हैं तो कल हम अपने आप को इस जगह देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वक्त लगता है उसमें, स्टेप बाय स्टेप आप चाहते हैं। आप अपने आप को आज से 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहेंगी? मैं ख़ुद को एक ऐसे मुकाम पे देखना चाहती हूँ जहाँ से मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और उनकी ज़िंदगी को मैं इंस्पायर कर सकूँ। आजकल हमारे आसपास बहुत नाउमीदी है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि लोगों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकूँ, उनको नॉलेज भी इम्पार्ट कर सकूँ डेफिनेटली, और उनको एक अपने में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है हम खुद उसके खुद मुख्तार हैं, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। वरना आजकल हमारा ऐसा माहौल हो गया, हम हर चीज़ में कहते हैं अरे भाई अब सरकार ऐसी है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा घर ऐसा ही है, हमारी सड़कें ऐसी हैं। तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवाज़ पहुँचे मेरी। आपकी फेवरेट डिश क्या है? आपको खाने में क्या पसंद है? क्या आपने से कहा आप बेकिंग करती हैं, तो वक्त मिलता है आपको बेकिंग करने का? आप कुछ फैमिली को बना के खिलाती हैं? वक्त तो बहुत कम मिलता है, बट यस, साल में 1, 2, 3 बार किसी के बर्थडे पे डेफिनेटली बनाती हूँ। मीठा का मुझे बहुत शौक है, तो फेवरेट डिश आई थिंक मीठा ही है। चलिए अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं कि आज उनके लिए क्या है खास हमारे पास फूड कॉर्नर में। हम बना रहे हैं हमारे बच्चों के लिए पेस्तो दलिया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बारीक कटा हुआ प्याज, जस्ट पिंच ऑफ हरी मिर्च। सबसे पहले हम डालेंगे गाजर जो एकदम बारीक कटी हुई है, थोड़े से उबले हुए मटर, टमाटर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, पिंच हल्दी,
और नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर हींग फॉर द गुड डाइजेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, थोड़े से पाइन नट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अब ये भिगोया हुआ दलिया मैं इसमें ऐड करूंगी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पेस्टो सॉस। वी नीड अबाउट 2 स्पून्स ऑफ इट इन दिस। पेस्टो सॉस घर में बनाना बहुत आसान है। एक मिक्सी का जार लीजिए, उसमें डालिए थोड़े से बेसिल के पत्ते, उसमें डालिए थोड़ा सा पार्मेजान चीज, ऑलिव ऑयल और थोड़े से पाइन नट्स यानी कि चिलगोजे और ब्लेंड कर दीजिए। जो चटनी, जो सॉस तैयार होती है वो है पेस्टो सॉस। वैसे तो आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को खिलाना है सो यू कैन माइनस द गार्लिक। तो चलिए, हमारा दलिया बिल्कुल रेडी हो गया है। ऊपर से थोड़े से बेसिल के पत्ते भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पार्मेजान चीज। सो हमारी डिश तो रेडी है। पेस्टो दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, 1 चुटकी कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गाजर, 2 टेबलस्पून उबले हुए मटर, 1/4 कप कटा हुआ टमाटर, 1 चुटकी धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून चिलगोजे, 1 कप भिगोया हुआ दलिया, 2 टेबलस्पून पेस्टो सॉस, 3 से 4 बेसिल के पत्ते, इच्छा अनुसार पार्मेजान चीज। पेस्टो दलिया बनाने का तरीका। एक पैन में तेल गरम कर ले, इसमें कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, उबले हुए मटर और कटे हुए टमाटर डालकर मिला ले। अब इसमें मिलाएं धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, हींग, चिलगोजे और पानी। फिर डालें भिगोया हुआ दलिया, पानी, पेस्टो सॉस और मिलाएं। अब इसमें बेसिल के पत्तों को हाथ से तोड़कर डालें और मिलाएं। इस मिश्रण में पार्मेजान चीज ग्रेट करें। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हर बार की तरह आज की डिश भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वक्त मिलेगा तो आप इसे ज़रूर बनाकर खाएंगे और दूसरों को भी ज़रूर खिलाएंगे। और आखिर में अब मैं चाहूँगी राबिया कि जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं, जो ख़वातीन आपको देख रही हैं या फिर जो यंगस्टर जो एक होप की तरह आपको देख रहे हैं कि अगर राबिया आ सकती हैं तो शायद हमारा भी एक चांस बनता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ख़ुद पे यकीन करें और अगर उनमें ये जज्बा है कि दूसरों के लिए काम करना है, समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना है, तो यकीनन सियासत का हिस्सा बने। थोड़ा या ज़्यादा वो वक्त पे डिपेंड करता है। और इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए अवेयर रहें कि क्या हो रहा है हमारे आसपास और उसके लिए कुछ ना कुछ वक्त निकाल के कुछ काम भी करें। हम लोग बिल्कुल कट ऑफ होके पॉलिटिक्स से अगर रहेंगे तो एक बेहतर समाज कभी नहीं बन पाएगा। सबको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, कीमती ख्यालात से नवाजने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं बेहद खुलूस के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्लीज़। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह आज का जहान निस्वा का एपिसोड भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।